वोल्टर मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं ना। वोल्टर मॉडल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो अपन ने समझ लिया था, पर कुछ एग्जाम्पल जो हैं और समझ लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है RTP में 19 का, ठीक है। क्या है देखते हैं। बोला है आपका नेट प्रॉफिट है 30 लाख, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर 12% वाले कितने हैं, 100 लाख रुपए के हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 3 लाख हैं, ठीक है, ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 20%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 16%, मतलब के कितना है, 16%। वॉट शुड बी द अप्रोक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42 बाई यूजिंग वोल्टर मॉडल। तो नॉर्मली प्राइस अपन से निकालने को बोला जाता था P0 बराबर, भाई वोल्टर मॉडल यही तो कहता है P0 बराबर D प्लस जो भी है अपन बोलते हैं उसको, है ना। तो इस बार क्या है, वो प्राइस ही गिवन है और कुछ और आपसे पूछा गया है ना। तो मतलब कुछ इस तरीके की बात हो गई। देखना आप, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो वैसे वोल्टर मॉडल क्या होता है, P0 = D1 अपॉन K प्लस R इंटू अर्निंग माइनस डिविडेंड, ठीक है। जितना आपने कमाया उसमें से जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बच गया रिटेंडर नहीं, उसको इन्वेस्ट करेंगे छोटा R के रेट से, है ना, डिवाइड बाय K, और यहाँ पर भी आता है डिवाइड बाय K। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखा जाए तो K आ जाएगा LCM, ठीक बात है। तो ऊपर आ जाएगा D, अच्छा D1 लिखो या D लिखो एक ही बात है यहाँ पर, तो है ना, डिविडेंड एक ही दिया होता है यहाँ पर। सो D प्लस आपका हो जाएगा ये R, एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, R इंटू E माइनस D अपॉन K, ये ऐसा लिखा जाएगा, है ना, ओके, ठीक है। तो P0 बराबर ये होता है वोल्टर मॉडल के हिसाब से। अब नॉर्मली आपसे P0 पूछा जाता था, इस बार P0 आपको गिवन है। बोले प्राइस आपको 42 रखना है सपोज, तो बताओ आपको कितना डिविडेंड पे आउट करना चाहिए, है ना, वो आपको बताना है, कितना डिविडेंड बांटना चाहिए। तो P0 कितना रखना है उनके हिसाब से 42, ठीक है, और डिविडेंड कितना बांटना है यही तो हमें निकालना है, तो D को D लिखा रहने देते हैं, है ना, ओके। अच्छा, ये तो पुराना है। सो 42 = D प्लस छोटा R कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ये है आपका 20%, नहीं तो लिख दे रहा हूँ 0.20, और अर्निंग कितना है आपका, अर्निंग, अच्छा अर्निंग आपको निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आपका 30 लाख है, 100 लाख की आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12% वाली, ठीक है। तो 100 लाख का 12% आएगा 12 लाख, तो मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना भी करना है 12 लाख। तो 30 लाख आपने कमाया, उसमें से 12 लाख तो आपका सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में। तो बचेगा कितना, 18 लाख बचेगा। तो अर्निंग आपका सही मायने में कितना कहला, 18 लाख, है ना। अपन ये जो भी P0 निकाल रहे हैं किसका प्राइस होता है, ये इक्विटी शेयर के प्राइस की अपन बात कर रहे होते हैं ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा दो ताकि आपका नेट अर्निंग निकल जाए। सो यहाँ लिख भी देता हूँ अलग से कहीं पर, है ना। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट अर्निंग कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट कितना था, ये था आपका 30 लाख था, है ना, और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 लाख, ठीक बात है। तो 18 लाख की हो गई आपकी अर्निंग, और 18 लाख की अर्निंग होगी तो EPS कितना आएगा, EPS बराबर क्या होता है, EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये है 18 लाख, और आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 3 लाख। तो 18 लाख डिवाइड बाय 3 लाख कितना हो जाएगा, 6 रुपये, है ना, ₹6 पर शेयर, है ना। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 6 रुपये पर शेयर। EPS आ गया आपका 6 रुपये, ठीक है, 6 माइनस डिविडेंड कितना बांटना है वो तो पता नहीं, तो अभी D ही लिख देते हैं, ठीक है। और होल डिवाइड बाय क्या है आपका, K कितना है 16%, तो 0.16, और होल डिवाइड बाय कितना है 0.16, ठीक है। अब देखिएगा ये 0.16 42 से मल्टीप्लाई होगा, तो 42 इंटू 0.16 कितना आ जाएगा, ये 6.72, तो इसका काम तो ख़त्म हो गया, है ना।
इधर रहेगा डी प्लस, अच्छा 0.20 अपॉन 0.16 कितना आएगा, 0.20 अपॉन 0.16 ये आएगा आपका 1.25 और इधर क्या है 6 माइनस डी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.72, इधर हो जाएगा डी प्लस 1.25 इंटू 6, ये कितना आ रहा है 7.5, ये मल्टीप्लाई हुआ तो है ना, और माइनस 1.25 डी। ओके, फिर अपन क्या करते हैं, ये 6.72 माइनस 7.5 इक्वल्स टू डी माइनस 1.25 डी, तो यहाँ हो जाएगा 0.25 डी, वो भी कहेगा माइनस का, यहाँ 6.72 माइनस 7.5 ये हो जाएगा 0.78 और वो भी हो जाएगा आपका माइनस का, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, वो तो डी बराबर क्या होगा 0.78 डिवाइड बाय 0.25। ठीक है, 0.78 डिवाइड बाय 0.25 ये आ रहा है 3.12, तो इसको ना थोड़ा सा अपन नीचे कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा डी इक्वल्स टू 3.12। सो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर को हम कितना डिविडेंड देने वाले हैं 3.12। सो देयरफॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा बताइए। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब होता है कि आपने जितना कमाया उसमें से कितना परसेंट बांट दिया, है ना। सो DPS अपॉन EPS, EPS में से कितना बांट दिया इंटू 100, है ना। सो EPS आपका कितना था, EPS आया था अपना, कितना निकाला था अपन ने 6 रुपये आया था, है ना। देखो ये है ना 6 रुपये अर्निंग पर शेयर। सो 6 रुपये नहीं, डिविडेंड ये अर्निंग पर शेयर आया था 6 रुपये और डिविडेंड पर शेयर आया है 3.12 इंटू 100, कितना आएगा ये 3.12 डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है 0.52 और परसेंट में आ जाएगा 52%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, डिविडेंड पे आउट रेशियो 52%। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार कि तुम ये कैलकुलेट करवाओ या फिर ये गिवन हो और कुछ और कैलकुलेट करवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली एक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो एक छोटा सा मैथ से जो आप लगा रहे हैं ना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ओके। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन आपको मुझसे सुनना ही होगा प्लीज़, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ अच्छा सीखने भी मिलेगा आपको और कुछ नई बात भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, देखिए क्या है, टोटल अर्निंग्स आपकी कितनी है 2 लाख है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं आपके 20,000 है, 100 का 1 है। डिविडेंड पेड कितना है 1,50,000। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है 12.5, ये आपने सुना होगा, ये मैंने रेशियो एनालिसिस में बताया था। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस कौन सा प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग कौन सा, अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर, है ना। सो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, MPS अपॉन EPS इज P रेशियो, है ना। ये आपका प्राइस है, आपका अर्निंग। ओके, फिर क्या है, अप्लाइंग वोल्टर मॉडल। मज़े की बात क्या है, अभी तक कहीं पर भी KE गिवन नहीं है, और बिना KE के हम कैसे वोल्टर मॉडल लगाएंगे, है ना। तो देखते हैं क्या करना है। यहाँ लिखा है असर्टेन वेदर द कंपनी इज़ फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। उन्होंने पूछा है बताइए क्या ये कंपनी एक ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो भाई इसका जवाब तो इस बात पर डिपेंड करता है कि KE जो है वो R से, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, क्या स्टेटस है। तो वो तो KE और R के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि क्या ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी होगी, है ना। ये अपन ने सीखा है। तो अब सर KE तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्या R गिवन है, R भी गिवन नहीं है। देख लीजिए आपको कहीं पर R भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक बात है। तो अब देखिए हम कैसे इसे हैंडल करेंगे, तो गौर से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। पहले हम निकालेंगे R, ठीक बात है कि R आपका कितना होना चाहिए। तो देखना आपकी टोटल अर्निंग कितनी है 2 लाख रुपए, और आपकी शेयर कैपिटल कितनी है 20,000 शेयर हैं, और वो भी कितने के हैं 100 रुपये के हैं। तो 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 लाख, क्या बोलते हैं आप, 20,000 इंटू कितना 100,
ये हो जाएगा आपका 20 लाख आएगा, है ना। 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख पे 2 लाख आपने कमाया है, बताइए कितना परसेंट आपने कमाया है? 10% कमाया है ना। तो आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा आर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनते जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले मैंने निकाला आर। आर बराबर मैंने क्या करा, अर्निंग अपॉन जो हमने लगाया था, है ना। सो अमाउंट इन्वेस्टेड देखा जाए तो एक तरीके से, है ना। सो दिस इज़ व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, और ये अर्निंग तो अर्निंग है जो गिवन है क्वेश्चन में, है ना। सो अर्निंग आपका कितना था, 2 लाख है, और ये था 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 100 का 1, तो मतलब 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, यहाँ इंटू 100 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 10%, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10%, ठीक बात है। तो ये आपका निकल गया आर, छोटा आर, है ना, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनिए, केई हमें और निकालना है ना। तो केई पर चर्चा अब शुरू हो रही है, यही एक नई बात है। केई कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर आपको याद हो तो अपन ने जब गॉर्डन मॉडल पढ़ा था, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन हमें वॉल्टर मॉडल से करना है, लेकिन अभी मैं गॉर्डन मॉडल की बात कर रहा हूँ। 2 मिनट सुनिएगा ध्यान से, है ना। वहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, P0 बराबर क्या पढ़ा था, है ना। थोड़ा सा अलग बात होने वाली है ना, थोड़ा होल्ड करिए, है ना। पहले मैं कुछ अलग बात आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद फिर से क्वेश्चन की बात शुरू हो जाएगी, है ना। वो क्वेश्चन को समझाने के लिए वो बात आपको समझाना ज़रूरी है, कई निकालने के लिए आपको वो बात समझना ज़रूरी है। तो देखिए क्या है वो, इसको अलग से कहीं नीचे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं समझ लेते हैं अपन, ठीक है। क्या है, अपन ने पढ़ा था गॉर्डन मॉडल में P0 = D1 अपॉन KE माइनस G, ऐसा अपन ने पढ़ा था, ठीक बात है। P0 = D1 अपॉन KE माइनस G। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, KE माइनस G, मतलब ये उठाकर मैंने इधर ले आया, D1 यही लिखा रहने दिया और P0 यहाँ लिख दिया। सहमत हैं आप, ठीक है। अब मैंने क्या करा, KE को लिखा रहने दिया और यहाँ कर दिया D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक बात है। आपको पता है जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा ना, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर हमें हर चीज़ की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। सो ये जो होता है ना के, ये होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक बात है। मतलब जब हमने इक्विटी शेयर से पैसा उठाया तो हमें उनको डिविडेंड पे करना रहता है, तो हमें क्या कॉस्ट पड़ी, मतलब जैसे हम उधार लेते ना, हमने मान लो 10 लाख का लोन लिया किसी से और हमने उसको 2 लाख का ब्याज चुकाया, तो परसेंटेज में हमने कितना चुकाया, 20% चुकाया, है ना। सो ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ डेट। ऐसे इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, उसमें भी हमें डिविडेंड पे करना होता है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है। अब ऐसे समझना, देखना P0, मान लो आज मैंने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा, ठीक है। तो कंपनी को कितने रुपए, कंपनी के एंगल से सोचना है ना। आज आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो कंपनी को 100 रुपये मिल गए, है ना। और कंपनी मान लो उस पर चुकाएगी 12 रुपये का डिविडेंड, ठीक है। क्लियर है ये बात, ध्यान से सुनना। मैं KE निकालना सिखा रहा हूँ अभी आपको। KE बराबर क्या होता है कि आपको क्या मिला और उस पर आपने क्या चुकाया। जैसे अभी बताया मैंने कि 10 लाख का लोन लिया, उस पर 2 लाख का आपने ब्याज चुकाया, मतलब एक तरीके से 20% का खर्चा आ गया आपको 10 लाख रुपये उठाने में, है ना। ऐसे ही KE कैसे निकालते हैं, मान लो किसी पर्सन ने 100 रुपये का शेयर खरीदा, तो कंपनी को कितने मिल गए, 100 रुपये, और कंपनी उस पर 12 रुपये का क्या चुकाएगी, डिविडेंड चुकाएगी। तो एक तरीके से 12% कंपनी को चुकाना पड़ रहा है, तो 12% क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा, है ना। और साथ में वो शेयर होल्डर ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो मान लो ग्रोथ वो 5% की एक्सपेक्ट करते हैं, तो 12% ये हो जाएगा और प्लस 5% ये, तो 17% क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस बात में जब जो ये डिस्कशन है, इस पर बहुत चर्चा होगी कहाँ पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, है ना। तो वहाँ पर ना आपको डायरेक्ट KE का फॉर्मूला ऐसे ही लिखा हुआ दिखेगा। वो KE बनाया कैसे गया, वो इस तरीके से बनाया गया। अपन ने बात करी थी ना गॉर्डन मॉडल में कि P0 कैसे निकालना है ना। तो उसी P0 को घुमाकर KE बनाया गया है कहाँ पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, ठीक है। ये बात समझ में आई आपकी। तो KE निकालने के वहाँ पर अपन कई सारे अलग अलग तरीके सीखेंगे, कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर तरीका यही होता है और मेनली यही एग्जाम में काम में आता है, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या हो गया, KE = D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट। एक और तरीका है जो मैं आपको अभी के अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। आप सुन लीजिए ध्यान से, ये तो काम में भी आएगा आपके, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ोगे तब भी काम में आएगा, है ना।
तो देखना के ई निकालने के अलग अलग तरीके है ना। जैसे एक मैंने आपको क्या बताया, DPS अपॉन MPS मतलब P0 है ना, एक तरीका ये है। इसमें क्या करते हैं आप, 100 रुपये का एक शेयर खरीदा और तो कंपनी को 100 रुपये मिल गए और कंपनी ने मान लो उसको 12 रुपये का डिविडेंड चुकाया, तो 100 रुपये कंपनी को मिले, उस पर 12 रुपये चुकाए, तो खर्चा कितना परसेंट पड़ गया, 12% है ना। एक तो के निकालने का तरीका ये है। एक और तरीका क्या है, जो लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं उनके लिए के हम ऐसे निकालते हैं जो मैंने अभी सिखाया था। अगर कोई शेयर होल्डर है जो 5% का ग्रोथ भी चाहता है तो उसको 12% तो हमें देना ही है, 12% तो हमें देना ही है, 12/100 × 100 प्लस 5% एक्स्ट्रा देना है, तो 17% हो जाएगा इस केस में के है ना। तो बस इतना फ़र्क है कि ये जो के बताया ये उन शेयर होल्डर के लिए जो ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं है ना, और ये जो है DPS अपॉन P0, इसमें मैंने प्लस ग्रोथ रेट ये नहीं करा मैंने है ना। क्यों नहीं करा, क्योंकि ये भी एक अपना अलग मॉडल है जिसमें शेयर होल्डर ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये रेयरली देखने मिलता है क्योंकि नॉर्मली शेयर होल्डर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते ही है ना। अब एक और तरीका जो इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट होने वाला है अब है ना, वो क्या है, के बराबर EPS अपॉन MPS। क्या बोला मैंने, EPS अपॉन MPS, और MPS का मतलब होता है P0, इसको अपन लिखते हैं P0, ठीक बात है। तो दोनों लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ MPS है ना, और यहाँ कर देता हूँ इंटू 100 अगर परसेंट में चाहिए तो। सो के बराबर EPS अपॉन P0 लिख सकते हैं आप है ना, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, सुनना, इसको ध्यान से सुनना। सपोज़ किसी ने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा, तो कंपनी को कितने रुपए मिल गए, 100 रुपये मिल गए। अब कंपनी ने एक शेयर पर 15 रुपये कमाए, कंपनी ने एक शेयर पर 15 रुपये कमाए, मतलब कंपनी का EPS कितना आया, 15 रुपये, और कंपनी ने शेयर होल्डर को एक पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक बात है। तो अब मैंने कंपनी से पूछा, क्यों कंपनी बताओ ना, इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा उठाने की क्या लागत आपको आई, क्या कॉस्ट आपको आई। बोले 0। हमने कहा क्यों, बोले हमने 100 रुपये शेयर होल्डर से लिए थे और 15 रुपये कमाए और उस 15 रुपये में से उनको बिल्कुल भी नहीं दिया, तो हमें तो कोई खर्चा आया ही नहीं, तो हमारी तो खर्चा 0 हो गया। तो हम कहेंगे आप गलत सोच रहे हैं, भले ही वो 15 रुपये आपने शेयर होल्डर को नहीं दिए, भले ही वो 15 रुपये आपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, लेकिन ध्यान रखिए वो 15 रुपये के ओनर कौन है, वही शेयर होल्डर जिनको आपने ये पैसे नहीं दिए। आपका पैसा थोड़ी ना है, ये पैसा शेयर होल्डर का है। कंपनी के ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो आज नहीं तो कल देना तो तुम्हें शेयर होल्डर को पड़ेगा ही, आप केवल टाइमिंग चेंज कर सकते हो, बाकी तो शेयर होल्डर का ही वो पैसा है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो मतलब कंपनी के लिए कोई खर्चा नहीं पड़ा इक्विटी शेयर का, है ना। जो EPS कंपनी कमाती है ना, जैसे कंपनी ने इस केस में 15 रुपये पर शेयर कमाया, तो शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट कि ये 15 रुपये पर शेयर हमें बांट दिए जाएँ। तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ही कंपनी के लिए क्या होती है, कॉस्ट होती है ना। तो ये हो जाएगा आपका के ई। सो के ई बराबर 15/100 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 15%। तो इक्विटी शेयर से पैसा उठाने की लागत हमको कितनी पड़ रही है, 15%। और ये मॉडल पता है आपको कब यूज़ करते हैं, व्हेन डिविडेंड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली है ना, व्हेन डिविडेंड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये चर्चा जो हुई वो काय पर हुई, के ई पर हुई, ठीक बात है। तो कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये पूरा काम कहाँ का है, ये पूरा चैप्टर ही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से, है ना। यहाँ तो मैंने बस एक हल्की चर्चा आपसे कर दी कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक बात है, ओके। सो के ई निकालने का एक और तरीका मैंने आपको क्या बता दिया, EPS अपॉन P0, ऐसा भी हम कर सकते हैं, या EPS अपॉन MPS, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक बात है। अब आप ध्यान से देखना, एक और बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अपन ने क्या सीखा अभी, के ई इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS। एक और बात सुनना आप ध्यान से, क्या आप जानते हैं P रेशियो बराबर क्या होता है, P रेशियो मतलब होता है MPS अपॉन EPS, MPS अपॉन EPS। आप देखो P रेशियो है MPS अपॉन EPS और के ई है EPS अपॉन MPS। मतलब अगर मैं 1/PER कर दूं तो भी तो के ही निकल आएगा, सोच कर देखो आप, नहीं निकल आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि P रेशियो क्या होता है, या तो के ई का उल्टा बोल दो, या के ई क्या होता है, P रेशियो का अपोजिट, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के ई इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1/PE रेशियो। इनवर्स ऑफ P रेशियो होगा कि नहीं होगा, बताओ यार, P रेशियो का उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया 1/PE रेशियो, ठीक है।
आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो, देखो ना 1 अपॉन पी रेशियो क्या होता है, एम पी एस अपॉन एम पी अपॉन ई पी एस। तो ई पी एस ऊपर चला जाएगा तो ई पी एस इधर लिखा जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ई पी एस अपॉन एम पी एस। सोचो आप, के ई तो बना, यही तो पढ़ाया है, ई पी एस अपॉन एम पी एस, है ना। सो के ई वही हो जाएगा। तो इतना सब ये रामायण महाभारत क्यों सुनाया तुमको, ये बताने के लिए कि अगर हम पी रेशियो का इन्वर्स कर दें तो वही क्या होता है, के ई, है ना। तो ऐसे तो के ई निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है, पर अगर कभी कोई फॉर्मूला, कोई तरीका अगर केवल ना हो तो केवल इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन पी रेशियो करके भी हम के ई निकाल सकते हैं। और मैंने ये करके आपको बता दिया है। 1 अपॉन एम पी एस, पी रेशियो क्या होता है, एम पी एस अपॉन ई पी एस। तो एम पी एस मैंने यहाँ लिखा और ई पी एस को यहाँ डिवाइड में लिखने की बजाय वहाँ पर लिख दिया, है ना। सो हो गया ई पी एस अपॉन एम पी एस, है ना, ठीक है। और ई पी एस अपॉन एम पी एस क्या होता है, के ई होता है, ठीक है। फाइनली ये सब बातें मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, मैं सीधे बोल सकता हूँ, जैसा कि आपकी किताब लिखती है कि 1 अपॉन पी रेशियो इक्वल्स टू के ई, है ना। तो ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अल्टीमेटली कभी ना कभी ये काम में हमें आनी ही है ना। तो क्यों ना एक बार सुना हुआ रहेगा तो कल के दिन और इजी हो जाएगा, है ना। वैसे तो याद भी रह जाएगा तुम्हें कि हाँ ठीक है यार 1 अपॉन पी रेशियो कर दो तो भी के ई आ जाता है ना, पर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आगे भी काम में आ जाएगी। अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पर। अपन कहाँ थे, हमने छोटा आर निकाल लिया था। सेकेंड थिंग हमें क्या जाननी थी, के ई कैसे निकाला, 1 अपॉन पी ई आर, ठीक है। 1 अपॉन पी रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में भाई, पी ई रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, किधर गया क्वेश्चन, ये रहा 12.5। तो 1 अपॉन 12.5 ये आ रहा है 0.08, मतलब परसेंटेज में अगर देखें तो कितना आ रहा है 8%, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8%। सो के ई बराबर कितना हो गया आपका फाइनली 8%। अब आपके पास छोटा आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है और के ई भी अवेलेबल है। और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, उन्होंने पूछा क्या था, अब आ जाते हैं उस पर। सबसे पहले उन्होंने पूछा था असर्टेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। तो हमारा जवाब क्या होगा, देख लो भाई, ये डिसाइड कैसे होता है। इन केस, कौन सी कंपनी का नाम बताया है क्या इन्होंने कंपनी का, इन केस ऑफ दिस कंपनी क्या सिचुएशन है, आर इज ग्रेटर देन के ई। देख लो आप भाई, ये आर कितना है आपका 10% और के ई कितना है आपका 8%। आप बताइए, अगर कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय इन्वेस्ट करे तो 10% से कंपनी वाले कमा सकते हैं, और अगर यही पैसा शेयर होल्डर को बांट दें तो शेयर होल्डर केवल 8% कमा पाएंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो उस पैसे का यूज़ हमें करना चाहिए। शेयर होल्डर अच्छा करते तो उनको दे देते, तो शेयर होल्डर 8% से कमाएंगे, हम 10% से, तो बेटर कि हम पैसा ना डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 0%, नील, मत बांटो डिविडेंड, है ना। सो अपन क्या कहेंगे, देयरफॉर कंपनी शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, ठीक है। और ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0%। अब कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है कि नहीं करा, चेक करो। कंपनी ने तो डिविडेंड पे करा है 1.5 लाख का, और जबकि हम कह रहे हैं कि नील पे होना चाहिए कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो हम क्या कहेंगे, कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, ओके। तो पहली रिक्वायरमेंट का जवाब तो हमने उनको दे दिया है, ये थी हमारी पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड रिक्वायरमेंट पर। क्या है ये सेकंड रिक्वायरमेंट, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। बोले बताओ कितना पी रेशियो हो जब डिविडेंड पॉलिसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शेयर के प्राइस पर। तो देखो यार, अपन अच्छी तरह से जानते हैं, अपन इसको अपन कहाँ करें, तो एंड में ही करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, स्पेस नहीं है यहाँ पर ना, एक सेकंड रुकिएगा,
यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट का हमारा जवाब क्या होगा? क्वेश्चन क्या है उनका क्वेश्चन है कि बताओ कितना पी रेशियो रखें कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट ना हो वैल्यू ऑफ शेयर पे, ठीक है। तो आप बताइए ऐसा कब होता है जब डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है वैल्यू ऑफ शेयर पर, है ना। सो कंडीशन व्हेन dividend policy will not have any effect on value of share, ठीक है। कब होगा ऐसा? when r इक्वस टू के, बताइए जब r इक्वस टू के होगा तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए आपका r कितना है? ये है 10%, r कितना है? 10%, मतलब के भी कितना होना चाहिए आपका? 10% होना चाहिए। बताइए तो अपन क्या लिखेंगे? इसलिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो क्या है ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। द PE रेशियो at which the dividend policy will not have effect on value of share is such that KE would be equals to R, है ना। ये बात मैंने अभी आपको समझाई भी। तो P रेशियो इस तरीके का बनाओ, P रेशियो इतना रखो कि KE बराबर R आ जाए, ठीक है। तो अब बताओ ऐसा कब होगा, कब KE बराबर R होगा? मतलब KE हमें 10% चाहिए भाई, R तो 10% है, KE कितना लाना पड़ेगा? KE 10% होना चाहिए, है ना। सो द KE must be 10% to become equals to R। KE 10% होना चाहिए अगर ये R के बराबर होना चाहता है तो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द KE would be 10% at the PE ratio of 10। जब P रेशियो 10 टाइम्स रहेगा तभी क्या होगा आपका? KE 10% आएगा। चेक करते हैं, देखो आप KE बराबर क्या होता है? 1/PER। ध्यान से सुनिएगा, है ना, एकदम सिंपल। अब फाइनल कर रहा हूँ। KE आपको कितना चाहिए है? 10%, 1/PER, ठीक बात है। तो PER इधर आ जाएगा, 1/10%। बोलो यार कितना आएगा? ये 10 ही तो आएगा, बताओ आप। तो इसका मतलब P रेशियो जब 10 होगा तभी क्या होगा? KE 10%। तो आपको KE चाहिए 10%, तो आपने KE पहले पुट कर दिया क्योंकि KE आपको 10% चाहिए। तो P रेशियो इस कंडीशन में कितना आएगा? 10 टाइम्स। तो जैसे ही P रेशियो 10 टाइम्स होगा आपका KE 10% होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डिविडेंड पॉलिसी पर कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा P रेशियो आप चाहते हैं, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो पहले अपन ने समझाया कि जब R इक्वस टू KE होगा तब डिविडेंड पॉलिसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सिंस R कितना है? 10% है, तो आपको KE भी 10% लाना पड़ेगा। KE 10% लाना है तो आप क्या करिए? फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपका P रेशियो आ रहा है 10 टाइम्स। फिर इस बात को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे द P रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी वॉन्ट हैव इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ शेयर इज सच दैट कि KE इक्वस टू कितना हो जाए? R हो जाए। तो इस केस में द KE मस्ट बी 10% टू बिकम इक्वस टू R, है ना। एंड द KE वुड बी 10% एट द PE ऑफ 10 टाइम्स। तो वो तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, अगर समझाना चाहें तो ऐसे भी समझा सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो थोड़ा सा लिखने का पोर्शन ज़्यादा है। आखिरी पॉइंट,
विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5 टाइम्स। ओके, तो देखना, अगर मैं थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इफ़ पी ई आर इक्वस टू 8 टाइम्स, यही बोला था उन्होंने, अगर पी रेशियो 8 हो तब क्या होगा। तो इन सच केस या इन दिस केस के इक्वस टू कितना होगा 1/PER, मतलब 1/8। सो 1/8 इक्वस टू कितना आएगा 12.5%। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये कि अगर पी रेशियो 8 होगा तो आपका के कितना होगा 12.5%। बोले क्या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। डिसीजन चेंज हो जाएगा मतलब अभी आपने क्या सोचा था कि यार डिविडेंड पे आउट रेशियो नील रखना चाहिए, डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए क्योंकि आर आपका ज़्यादा था के से। लेकिन अब क्या होगा, अब सिचुएशन पलट चुकी है ना। एंड इन दिस वे या इन सच केस क्या होगा, आर वुड बी लेस देन के, आर वुड बी लेस देन के, क्योंकि आर आपका है 10% और के है आपका 12.5%। ठीक बात है। तो ऐसे केस में अपना डिसीजन क्या होगा। सो इन दिस केस कंपनीज ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी कितना 100%। भाई आप 10% से कमाओगे, शेयर होल्डर को बांट दोगे तो वो 12.5% से कमा लेंगे, तो बांट दो ना यार, पूरा बांट दो, क्यों आप रख रहे हो, है ना। तो शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे तो भी शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक बात है। और क्या पूछा है उन्होंने, बस इतना ही पूछा है। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार शेयर का प्राइस कितना होगा वोल्टर मॉडल से, है ना। अब बताइए कैसे, वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, डी प्लस छोटा आर यहाँ ई माइनस डी अपॉन के ई और होल अपॉन के ई। ठीक है। तो अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रखें तो कितना होगा, मतलब हम पूरा 1.5 लाख बांट दें, नहीं 1.5 लाख नहीं, कितना कमाया था अपन ने कमाया था 2 लाख, तो पूरा 2 लाख का 2 लाख बांट दें। अगर 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो रखेंगे तो पूरा बांट देंगे 2 लाख। ठीक है। और नंबर ऑफ़ शेयर कितने थे आपके, नंबर ऑफ़ शेयर्स थे आपके कितने, 20,000 थे। ये देखना एक सेकंड, 1.5 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो ये 1.5 लाख डिविडेंड पे करा था। तो पूरा डिविडेंड अगर अपन पे करते हैं तो क्या होगा, अपन को ऐसा बताना है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपन ऐसे ही बता रहे हैं कि ऐसे केस में क्या होगा। तो वैसे अर्निंग तो कंपनी का कितना है 2 लाख है, वो डिविडेंड कर रहे हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कितना 1.5 लाख। तो अपन उनके केस में बता रहे हैं कि अगर वो 1.5 लाख करें तो क्या होगा। वैसे तो अपन को कायदे से बताना चाहिए 100% पर, है ना। अगर हम 100% पे आउट करें तब क्या होगा, है ना। तो अपन दोनों में बता देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों केस में बता देते हैं। पहले उनकी सुन लेते हैं। अगर 1.5 लाख डिविडेंड बांटेंगे तो डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा 1.5 लाख डिवाइड बाय 20,000 शेयर, तो जाएगा 7.5। और आर कितना है 10% तो 0.10। और EPS कितना आएगा 2 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर 20,000 थे, मतलब आएगा ये 10। बोलो यारो। और डिविडेंड पर शेयर कितना आया था, अभी निकाला था 7.5। कैसे आया था डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड था 1.5 लाख और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर कितने थे 20,000, तो डिविडेंड पर शेयर आया था 7.5। ध्यान रखिए ये जो बता रहा हूँ ये किताब के हिसाब से बता रहा हूँ। किताब में उन्होंने ऐसा करा था कि यार भाई 1.5 लाख रुपये को उन्होंने, मतलब 1.5 लाख जो बांटा है उसी के हिसाब से करा है। वैसे कायदे से हमारा जवाब क्या होना चाहिए इस केस में कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए। तो आप क्या करना, अभी जो आंसर है ये आ जाएगा आपका कितना 75% के हिसाब से। डिविडेंड पे आउट रेशियो इसमें कितना हो जाएगा, 2 लाख में से आपने 1.5 लाख बांटा तो मतलब 75% है ना। तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ P0 इफ़ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ इक्वस टू कितना है 75%। ये 75% कहाँ से आया वैसे, 2 लाख रुपये आपने कमाए थे, 2 लाख रुपये कमाए थे, 1.5 लाख रुपये बांट दिए, तो 1.5 लाख
मैं 2 लाख मतलब 1.5 लाख रुपये 2 लाख में से बांट दिए, मतलब 75% बांट दिया है ना। तो 75% पे आउट पर आपका P0 क्या होगा, अपन बुक पढ़ रहे हैं अभी, है ना। फिर आप 100 पे बता देना तो और बढ़िया काम हो जाएगा। वैसे तो आपका आंसर यहीं खत्म हो गया, उन्होंने तो बस इतना ही पूछा था कि ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, है ना। अपन तो प्रूव करके बता रहे हैं। तो यहाँ डिवाइड बाय के ही हो जाएगा 0.125 और होल डिवाइड बाय 0.125। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको निपटा देते इस वाले पोर्शन को, है ना, क्या बोलते हो आप। तो इसको निपटाने का तरीका क्या है, 10 - 7.5 मतलब 2.5 इंटू 0.10 डिवाइड बाय 0.125 तो आ रहा है 2, और 2 + 7.5 कितना हो जाएगा 9.5 और डिवाइड बाय 0.125 तो ये आ रहा है 76। ये आ रहा है कब, जब 75% पर हमने निकाला है P0। आप सोच कर देखो अगर 100% रखें, जैसे कि वोल्टर मॉडल के हिसाब से देखें तो अपने हिसाब से तो 100% होना चाहिए, है ना। ये तो किताब का ज़बरदस्ती फॉलो करने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि किताब ने ऐसा करा है। बाकी अगर 100% होगा तो क्या होगा, जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ P0 if डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100%। देखो आप जल्दी से, P0 इक्वल्स टू डिविडेंड फिर कितना हो जाएगा, EPS 10 रुपये था तो हम पूरा का पूरा बांट देंगे 10 रुपये पर शेयर, है ना, प्लस 0.10 या 10 - 10 पूरा बांट दिया, है ना, डिवाइड बाय 0.125 एक सेकेंड 0.125। तो अब तो इसको सॉल्व करने का मतलब ही नहीं रहा इसको देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि 10 - 10 0 हो जाएगा। तो अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। और होल डिवाइड बाय कितना है 0.125। तो अब केवल क्या बचा आपका, देखा जाए तो 10/0.125 तो 10/0.125 तो ये आ रहा है 80, ये आ रहा है 80। तो अगर हम 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो रखेंगे तो आपका आंसर ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। पहले कितना आ रहा था 76, क्योंकि तो आपने 76 पर करा है, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा करा है, लेकिन उन्हें कायदे से दोनों कंडीशन में बताना चाहिए कि अगर हम 75% रखते हैं तो और 100% रखते हैं तो क्या होगा। ठीक बात है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 9 ही था ना ये, हाँ। तो इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। अब तो आप वोल्टर मॉडल का, गॉर्डन मॉडल का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, कोई इशू नहीं है ना। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है MM अप्रोच, ठीक है, ओके।